चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ऊपर वाले का नाम और हमारी क्लास डी एंड एफ ब्लॉक फटाफट से ध्यान से देखेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक में बहुत कोई बड़ी बात है नहीं हमारे लिए, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में हम जानते हैं कौन कौन से एलिमेंट है। यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आप लोगों को याद रखनी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निक, कॉपर, जिंक, ये आप लोगों को ध्यान करना है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जब हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की, तो सेकेंड ग्रुप में हम लोगों ने क्या न्यूमोनिक याद करवा रखा है, एक बार हो जाए न्यूमोनिक। यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रू, रोकनी पड़े अगर, कूद जाना। यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रू रोकनी पड़े तो कूद जाना। इसके बाद हम तीसरे ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। तीसरे ट्रांजिशन सीरीज में हमने क्या कर रखा है, ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान करेंगे। इस पूरे सामने वाले में आप लोगों को सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए कौन कहां पर है। दूसरी बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पूरे उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1 to 2 रहती है और N-1D, डी हमेशा एक कम रहती है जनाब, वो 1 to 10 रहती है। 1 to 2 का क्या माजरा है, 1 to 2 का माजरा ये है कि NS2 ही होता है, बट NS1 किसी किसी में होता है। जैसे मेन हम लोगों के फर्स्ट में क्रोमियम में होता है, ये देखिए, और फिर कॉपर में होता है। देखिए नीचे लिखा हुआ है इरेगुलर जनरल ट्रेंड इनमें है, इसी में याद करना है और किसी में लर्न नहीं करने। ये आप लोगों को नो नीड टू लर्न। बस एक और चीज लर्न करनी है, पूरे डी ब्लॉक में आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा जिसके डी में 0 है, एस में 0 है, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS0 है। ठीक है, वो है पैलेडियम। बस एक ही एलिमेंट है। ये बहुत अच्छा MCQ का क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोगों को इस बात पर ध्यान करेंगे। इसके आगे आ जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, इसके डेरिवेशन, डेफिनेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट उसे कहते हैं जिसमें पार्शियली फिल्ड डी होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है डी। या तो एलिमेंट्री स्टेट, एलिमेंट्री मतलब ग्राउंड स्टेट, या तो उसके ग्राउंड स्टेट, या तो उसके एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो दोनों में किसी में अगर एक हो, या तो GS में या तो ES में, ग्राउंड स्टेट में हो या एक्साइटेड स्टेट में हो, तो बात बन जाती है। ठीक है बेटा, प्लीज इजराइल, पता चल गया मुझे आप आ गए हैं, तो म्यूट कर दीजिए। ठीक है ना। इसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि जिंक है, कैडमियम है और मर्करी है। ये तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट के होने के बावजूद ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, क्योंकि इनके फुली फिल्ड डी है, फुली फिल्ड है इनके पास। बात करते हुए चलना, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं इन स्लाइड्स में ले आया हूं। आप सिर्फ इन स्लाइड्स को अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा आप लोगों का डी ब्लॉक। रेडियस की बात करते हैं। आइए, रेडियस में क्या है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए रेडियस डिक्रीज होता है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, लेफ्ट टू राइट जाते हुए रेडियस डिक्रीज हो रहा है। ये रहा स्कैंडियम, जरा मेरे पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, मेरा पॉइंटर दिख रहा होगा आप लोगों को। ये रहा स्कैंडियम। अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, ये हाफ वे तक साइज डिक्रीज हुआ है। नटशेल में मेरी बात को समझ लो, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, हाफ तक ये साइज डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही फैक्टर काम करता है और वो है न्यूक्लियर चार्ज। ये कौन सा फैक्टर है? न्यूक्लियर चार्ज, जो चाहता है साइज छोटा हो, साइज को डिक्रीज करता है न्यूक्लियर चार्ज। यहां से लेकर यहां तक साइज सेम रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करता है, अपोज इक्वल करता है कौन? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इसको अपोज कर देता है। यहां पर ये दोनों एक साथ काम करते हैं, दो फैक्टर एक साथ काम करते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद से लगभग यहां तक, कॉपर तक ये चलता है, कॉपर तक ये यहां तक चलता है। इसके बाद आखिरी वाला जिंक एकदम थोड़ा सा बढ़ गया साइज अचानक। क्यों बढ़ गया? इसका रीजन बच्चों समझ लो, क्योंकि इसमें फुली फिल्ड डी है, फुली फिल्ड डी है तो इसमें शील्डिंग ज्यादा होगी। फुली फिल्ड डी है इसलिए शील्डिंग ज्यादा होगी। तो मैंने 3 पॉइंटों में समझाया। पहले यहां से लेकर यहां तक साइज डिक्रीज क्यों हुआ, डिक्रीज का कारण मैंने आप लोगों को बता दिया, न्यूक्लियर चार्ज है जनाब। फिर यहां से यहां तक साइज बराबर क्यों रहा? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज को शील्डिंग इफेक्ट बराबर कर देता है। आखिरी में साइज थोड़ा सा बड़ा क्यों?
क्योंकि फुली फिल्ड डी रहता है इसी की वजह से। ठीक है, इसके बाद आप जरा इधर आ जाए, अगर आप इधर आ जाएं जरा सेकेंड सीरीज पर, ये है ब्लू से जो बनाया है हम लोगों ने, ये ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट है, मतलब 3D सीरीज है। इसके बाद आप ये एक चीज देख पाएंगे, 4D सीरीज का ग्राफ ऊपर बना है, ऊपर, इसका मतलब 3D के मुकाबले 4D बड़ा है। रीजन, क्योंकि उसमें एक शेल बढ़ गया, एक शेल बढ़ गया, इसलिए साइज बढ़ गया। परंतु हैरानी वाली बात ये है, आप देख रहे हैं ये 5D, ये 4D और 5D, 4D ग्रीन से बनाया है, 5D ये रेड से बनाया है, और ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब है सिमिलर साइज, सिमिलर साइज, इन दोनों का साइज सेम है, और इसका कारण एक शब्द में है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सिमिलर साइज क्यों है? क्योंकि इनका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। बच्चों, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मेरे साथ याद करिए। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है क्यूमुलेटिव डिक्रीज इन साइज, मतलब लगातार साइज का डिक्रीज होना। क्यूमुलेटिव डिक्रीज इन साइज, लगातार साइज का डिक्रीज होना। क्यूमुलेटिव डिक्रीज इन साइज विद इंक्रीज्ड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए साइज का डिक्रीज होना, क्यूमुलेटिव डिक्रीज होना, लगातार डिक्रीज होना, ड्यू टू, क्यों? ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 1,4f इलेक्ट्रॉन टू अदर इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। और अगर आपसे कोई पूछे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे कहां? जब हम लोग पढ़ेंगे फ्लॉप। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये रहा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये रहा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के दो कॉन्सिक्वेंस। दो कॉन्सिक्वेंस कौन से हैं? पहले वाला कॉन्सिक्वेंस है वही, सेम साइज 3D एंड 4D एंड 5D का सिमिलर साइज, इन दोनों का साइज सेम होता है। इतना सेम होता है 4D और 5D का सीरीज का साइज मेरे बच्चों, इतना सिमिलर साइज होता है कि, इतना सिमिलर साइज होता है इनका कि इनके एलिमेंट जैसे जर्कोनियम और हॉफनियम, इनको सेपरेट करने में दिक्कत हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। जर्कोनियम और हॉफनियम को सिमिलर, इतने साइज सेम है, इनको साइज को डिफरेंट, इनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हुए बेसिसिटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज होता है, M3 आयन का साइज डिक्रीज होता है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, हेंस बेसिसिटी डिक्रीज। क्या बढ़िया बात, हम लोगों ने पहले ही टाइम में, एकदम पहली बॉल पे, जैसे पहली ओवर पे हमने छक्का मार लिया हो, हमने समझ लिया है क्या होता है साइज, क्या होता है साइज, और क्या होता है हम लोगों का इसका क्या नाम है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आई फर्स्ट चैप्टर सब लिख, ठीक है। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। पहली बात, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है बहुत ज्यादा? रीजन क्या है बेटा बहुत ज्यादा होने का? क्योंकि इनमें मेटालिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुन लो, मैं जो बोल रहा हूं अगले 5 मिनट में पूरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट खत्म करते हैं। इन मेटल की, मेटल से आपस में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंट, शब्द याद करना, शब्द फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग। ये फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग अब क्यों होती है? पहला सवाल, फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग मतलब बड़ी स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि जैसे पी ब्लॉक में सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, एस ब्लॉक में एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, पर डी में डी के साथ साथ एनएस के इलेक्ट्रॉन का भी पार्टिसिपेशन है, एक बोनस मिलता है इनको।
मतलब एस सब शेल में सिर्फ एस के पार्टिसिपेट करते हैं, पी सब शेल में सिर्फ पी के पार्टिसिपेट करते हैं, पर डी सब शेल में डी के साथ साथ एनएस के इलेक्ट्रॉन भी इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी वजह से इसमें फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे इनमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, देखो सीक्वेंस बन रहा है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है, सीक्वेंस, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग है। फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन और n-1d इलेक्ट्रॉन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से इनके बीच के मेटालिक बॉन्डिंग भाई बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत सुपर होते हैं। अगर इनके मेटालिक बॉन्ड आपस में बहुत सुपर होते हैं तो उनको तोड़ने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, जी हाँ, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तीनों बहुत ज्यादा है। आप लोगों को बता दूं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब भी वही है कितनी एनर्जी एंथैल्पी लगती है, एंथैल्पी का शॉर्ट फॉर्म है एनर्जी, कभी ना समझ में आया ना एंथैल्पी मतलब, तो एनर्जी है भाई, तो कितनी एनर्जी लगती है एटम्स में तोड़ने के लिए, तो एक ही बात है। तो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो 1, बॉइलिंग पॉइंट हो 2, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो 3, इन तीनों का मतलब इनके बीच के इंटर एटॉमिक फोर्सेस के बारे में है, इनके बीच के मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में है, और ये तीनों वैल्यू बहुत ज्यादा है। रीजन बहुत सिंपल है, इन तीनों के बड़ी हुई वैल्यूज अगर आ जाए कि ये क्यों ज्यादा है डी ब्लॉक एलिमेंट में, ट्रांजिशन मेटल में, आप लोगों को तीन बातें लिखनी है कि इनके बीच के मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहली बात, वो क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनमें फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है, दूसरी बात, और तीसरी बात, वो फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इसलिए होती है क्योंकि इसमें एनएस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ n-1d इलेक्ट्रॉन का भी पार्टिसिपेशन होता है। तीन बातें हो गई, दैट्स इट। इसके बाद हम अगर ग्राफ में देखें तो ग्राफ में देखते हैं पहले बीच में बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यही डी ब्लॉक में ना ज्यादातर प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। रीजन मैं आप लोगों को एक ही बारी में अभी बता रहा हूं, क्योंकि आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, डी के इलेक्ट्रॉन डी में 1, डी में 2, डी में 3, डी में 4, डी में 5, आप मिडवे तक आ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। ध्यान से देखो बच्चे, 1 2 3 4 5, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, हाँ बिल्कुल, तो ये 5 हो गए। इसके बाद जैसे ही मैं D6 लिखता हूं तो D6 में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है, पेयर्ड हो जाता है इसका मतलब D6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 नहीं है, जैसे D1 में कितने, 1, D2 में 2, D3 में 3, D4 में 4, D4 5 में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पर D6 में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, D6 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है जनाब। इसीलिए बीच वाले एलिमेंट का ही सबसे ज्यादा याद रखना, मैं दोबारा आज के पूरे लेक्चर में नहीं बोलूंगा, हर सीरीज के बीच वाले एलिमेंट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन देख पा रहे हैं, मैग्नीज, जिसके पास D5 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, परंतु फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, क्यों, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक फैक्टर है, बस आप छोटा सा याद रख लीजिएगा ये वाली लाइन, द एबनॉर्मल लोअर वैल्यू ऑफ मैग्नीज प्रोबेबली ड्यू टू द 3d इलेक्ट्रॉन आर मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, मतलब न्यूक्लियस ने उन पांचों इलेक्ट्रॉन को, अनपेयर्ड तो है बट वो पांचों इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने बहुत टाइटली खींच रखता होता है, ये एक एक्सेप्शन है जिसकी वजह से वो मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इस एक्सेप्शन के साथ हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ खास नहीं है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, कोई रेगुलर ट्रेंड इनके आयनाइजेशन एनर्जी में ऑब्जर्व नहीं किया जाता, परंतु ये क्वेश्चन जिस पे लिख रहा हूं 2025, आप कहेंगे ये क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि एक्चुअली में 2025 अभी जो पिछला साल का पेपर हुआ था उसके बोर्ड्स में आया था। क्या है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बच्चों को बोलता हूं। क्रोमियम 2+ है, यहाँ पर क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1, अच्छा लिखते समय भी ऐसे ही लिखेंगे हमेशा, 4s को बाहर ही लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं Cr2+ की बात करता हूं, Cr2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और ये 3d4 हो जाता है। अगर मैं Mn की बात करता हूं, Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, और Mn3+ की कॉन्फ़िगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 वहां से गया और एक यहां से गया, 3d4, मतलब दोनों ही 3d4 है। तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही 3d4 है। तो इनमें से ऐसा क्यों है कि 3d4 क्रोमियम वाला एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और बन जाता है 3d3। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब है ऑक्सीडेशन, और बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब है उल्टा, रेड्यूसिंग एजेंट, ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। वहीं पर Mn एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 3d5 बनता है,
ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त वो रिडक्शन करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये आपको समझना है क्यों, बहुत इजी, क्योंकि ये 3d3 में क्या है आपको हमेशा याद रखना है, 3d3 में T2G हाफ फील्ड स्टेबल है। जिन बच्चों को नहीं याद आ रहा वो मैं बता दूं कि डी ब्लॉक दो एनर्जी जोन्स में टूटा हुआ है, एक T2G और एक EG। तो अगर आप ध्यान करेंगे T2G में 1 2 3 ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस बात का ध्यान करेंगे, ये हाफ फील्ड T2G कहलाता है। ठीक है, तो ये T2G हाफ फील्ड है और ये 3d5 तो नॉर्मल हाफ फील्ड है। तो आपको आंसर मिल गया। क्यों? सिंपल सा आंसर है, क्रोमियम क्या अटेन करता है, T2G हाफ फील्ड स्टेबल। मैग्नीशियम क्या अटेन करता है, मैग्नीशियम अटेन करता है हाफ फील्ड स्टेबल। नितिन रावत क्या ड्रामा है ये बेटा, तीसरी बार लॉगिन हो रहे हो तुम, यही करता रहो मैं क्लास छोड़कर। ये T2G हाफ फील्ड स्टेबल है और वो हाफ फील्ड स्टेबल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद वापस आ जाते हैं, हाँ जी बताएं। इसमें रिवर्स क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं D5 कर सकता, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, ज्यादा चार्ज आ जाएगा, कैटायनिक चार्ज। कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। के बाद स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेहतरीन टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे हम। ये टॉपिक में से एक क्वेश्चन मुझे जहां तक लग रहा है, अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा सर इसमें से एक टॉपिक 2026 में इस पे जरूर लिखूंगा, क्योंकि यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फटाफट से सीखेंगे यहीं से ही आज की पूरे क्लास की अभी तक में सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं कहने जा रहा हूं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में कहेंगे तो ये बात करता है एसआरपी की, और एसआरपी का मतलब जैसे रिडक्शन पोटेंशियल है तो उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने को नहीं कहेंगे। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में, क्योंकि ये सॉलिड है आप देख रहे हैं, कभी भी सॉलिड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जाते। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है गैसियस स्टेट में से। तो पहले स्टेप में मेटल सॉलिड को मेटल गैस में कन्वर्ट करो, और इसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसे सब्लिमेशन एनर्जी कहेंगे। बच्चों आप लोगों को बता दूं, ये प्लस होगी, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, वो एम गैस बन चुका है, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए आप, ये आयनाइजेशन एनर्जी होगी और ये भी आप लोगों को देनी पड़ेगी, इसका मतलब ये भी होगा एक एंडो प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा स्टेप। अब वो M प्लस पानी के अंदर जाएगा। मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, जब कोई M प्लस पानी के अंदर जाता है तो पानी का एक पोलर हेड होता है, पानी के अंदर पॉजिटिव भी होता है, पानी के अंदर नेगेटिव भी होता है। इस तरह से देखिए ध्यान से, तो पानी का पोलर हेड है, ये हाइड्रोजन वाले जो हैं वो पार्शियल पॉजिटिव होते हैं और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है। तो अगर पानी के अंदर कोई पॉजिटिव आयन जाता है तो H2O अपने और नेगेटिव टर्मिनल को उसके सामने ले आता है, और ऐसे बड़े सारे नेगेटिव टर्मिनल के साथ जब वो जुड़ता है, इंट्रैक्ट करता है, तो एक एनर्जी लिबरेट होती है। उसी एनर्जी को हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इसे मैंने रेड से कर दिया, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव होगा, एनर्जी लिबरेट होगी, ये एक्सोथर्मिक होगा। इसका मतलब तीनों एनर्जी में से ये इकलौता इवेंट ऐसा है जो एनर्जी रिलीज करता है। आप लोगों को बता दूं, एंडोथर्मिक नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों? क्योंकि एनर्जी दोगे तभी तो कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा। कोई बात सोच के देखो ना, लोहा पड़ा है, लोहा क्या अपने आप गैस में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, नहीं भैया नहीं। तो इसका मतलब भैया ये सारे प्रोसेस होंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, ये हो भी नॉन स्पॉन्टेनियस। चाय बनना, हीट देंगे तभी तो चाय बनेगी, तो चाय क्या अपने आप बन जाती है? नहीं। इसका मतलब ये सारे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, परंतु एक्सोथर्मिक एक ही है, इसका मतलब यही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तब जाकर ये पता लगता है M सॉलिड M प्लस बनता है, और ये निकलता है डेल्टा HT, जिसको मैं कहता हूं SRP। इसी को मैं कहता हूं SRP। तो ये टोटल कैसे निकलता है? ये टोटल इन तीनों का एनर्जी का सम करके निकलता है, और इसी को मैं कहता हूं SRP। तो अब यहां से SRP दो तरह की होगी, ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये वाला प्लस का है, ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है। तो अब बात यहां पे आके अटक गई कि अगर इन दोनों का कंबाइंड प्लस बड़ा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम रह गई, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही,
डेल्टा हाइड्रेशन कम रह गई, सारे क्योंकि सारी बात उसी पे आके रह जाती है। तो अगर डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी लेस हो गई, लेस इज लेस मतलब कॉम्पनसेशन नहीं हो रहा, नो कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन नहीं हो पा रहा, मतलब ये इतनी एनर्जी लिबरेट ही नहीं कर पा रहा कि उन दोनों प्रोसेस को करवाए। मतलब समझो, मतलब इन दोनों को मिलाकर, सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूं, दोनों स्टेपों को मिलाकर एनर्जी चाहिए +100, तो भैया वो तभी तो होगी जब यहां से -110 निकलेगी या 100 से ज्यादा निकलेगी, तभी तो ये इसको कॉम्पनसेट कर पाएगी, तभी तो वो सॉलिड से गैस बनेगा, तभी तो सेकंड स्टेप होगा। इंटरनल कॉम्पनसेशन नहीं हो पाएगा अगर मान लीजिए ये रह गया -90, तो ओवरऑल ये इस एनर्जी को कॉम्पनसेट ही नहीं कर पाया। चाहिए थी 100, एनर्जी 100 निकाल ही नहीं पाया, तो इसका मतलब ये प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसका मतलब अगर डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी लेस है, कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, तो वहां पर उस केस में एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब अनस्टेबल होगा। ठीक है, और यहीं पर अगर मान लो डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर है, ज्यादा है उन दोनों से, मतलब यहां पर अगर वो 100 थी, 110 120, तो इंटरनल कॉम्पनसेशन कर देगा, उन दोनों प्रोसेस को कन्वर्ट कर देगा, तो इस केस में कॉम्पनसेशन हो जाएगा, कॉम्पनसेशन होगा, उस केस में एसआरपी टोटल वैल्यू नेगेटिव निकलेगी, नेगेटिव निकलेगी उससे। ठीक है, नेगेटिव निकलेगी, और नेगेटिव लिखने का मतलब ही है वो स्पॉन्टेनियस है और वो स्टेबल है। इसका मतलब सर अगर ये 110 के मुकाबले 150 निकलेगी तो और ज्यादा निकल रही है, तो और अच्छा कॉम्पनसेशन होगा, बिल्कुल सही, तो वैल्यू और नेगेटिव होगी। यस, इसका मतलब टोटल एसआरपी भैया नीचे मैंने लिख दी डबल स्टार लाइन, more negative the SRP for the electrode, more stable is the oxidation state for the aqueous medium। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा इसका मतलब वो उतना अच्छा कॉम्पनसेशन कर रहा है। हजार बातों की एक बात बता दी, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा टोटल नेट एसआरपी, वो प्रोसेस उतना ज्यादा कॉम्पनसेशन कर पा रहा है, वो प्रोसेस उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा उसको बनने के लिए। थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ पर Mn3+ क्या बन रहा है, Mn2+। तो अगर आपसे कोई पूछे इसके लिए एसआरपी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि Mn2+ बन रहा है। Mn2+ में क्या है, D5 कॉन्फ़िगरेशन, नेगेटिव होगी बिल्कुल। पर अगर मैं उल्टा कर दूं, Mn2+ से Mn3+ बना दूं, अरे भैया ये तो इसकी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर रहा है, ये प्रोसेस नहीं होना चाहेगा। इसका मतलब इस केस में E0 जो होगा वो पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। इसका E0 क्या होगा, नेगेटिव होगा। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गए। यहां पर जैसे Cr2+ से Cr3+ बनना, अगर आपसे कोई कहेगा ये प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है, कुछ नहीं, ये प्रोसेस क्यों फिजिबल होगा, इसके लिए E0 जो है वो वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो T2G हाफ फील्ड स्टेबल अटेन कर रहा है। याद कर लीजिए, दोबारा एक बात बता रहा हूं आज, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर दोबारा से, डी पूरे चैप्टर में 5 कॉन्फ़िगरेशन बहुत अहम है। एक D0 बहुत स्टेबल है, एक D3 स्टेबल है, एक D5 स्टेबल है और एक D10 स्टेबल है। मतलब अगर कोई एलिमेंट D0 बन रहा है तो उसके लिए एसआरपी नेगेटिव होगा, अचीव कर रहा है D3 तो वो अचीव करेगा नेगेटिव। अगर D5 बन रहा है तो हाफ फील्ड स्टेबल हो रहा है, और अगर D10 है तो फुली फील्ड स्टेबल हो रहा है। D0 का मतलब होता है नोबल गैस बन रहा है, D3 का मतलब है T2G हाफ फील्ड बन रहा है, D5 का मतलब नॉर्मल हाफ फील्ड बन रहा है, और D10 का मतलब फुली फील्ड बन रहा है। इस बात का ध्यान कर लीजिए। ये चारों कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको कहीं से अटेन होते हुए दिख रही हैं तो आप मान लो मौके पे चौका, आप समझ जाओ वो प्रोसेस होने वाला है बॉस। कुछ बातें, एक और बात, हमेशा उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ना होता है इसको ऐसे, मतलब जैसे E0 M2+/M लिखा है तो उसका मतलब ऐसे M से M2+ बन रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर E0 नहीं दे रखा तो ये नॉर्मल देगा, M से M2+, ये दोनों बराबर है। मतलब कल को अगर वो कहेगा E0 Mn से Mn2+ बनना, नहीं, कभी नहीं आएगा ये,
क्योंकि हमें Mn से Mn2+ बनना नहीं होता। क्या आएगा? E0 Mn2+ से Mn बनेगा। ये उल्टा पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली Rp बनाया जाता है इन OP को, याद करिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको सिखाया था, ये उल्टा पढ़ना होता। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहां पर मैंने 3 बातें लिखवा दी हैं। E0 वैल्यू Mn की, Ni की, Zn की ज्यादा नेगेटिव है। क्यों? Mn के लिए आप जानते हैं हाफ फिल्ड, Zn के लिए आप जानते हैं फुली फिल्ड हो रहा है क्योंकि। बट Ni का अपने आप में एक्सेप्शन है। Ni की हाइड्रेशन एंथैल्पी बच्चों बहुत ज्यादा होती है, लर्न कर लीजिएगा। कभी भी आ जाए ना यार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, Ni क्यों नाच रहा है भाई? Mn तो हाफ फिल्ड स्टेबल हो रहा है, Zn फुली फिल्ड स्टेबल हो रहा है, Ni 2 इलेक्ट्रॉन देकर ऐसा क्या बन रहा है बेगाना? अरे उसके हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है भैया, वो प्रीमियम केस है, उसको लर्न कर लीजिए। और यहीं पर एक दूसरा उल्टा प्रीमियम केस कॉपर का है। कॉपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अगले 2 मिनट कॉपर के नाम। भैया कॉपर होता है 3d10 और अनोखी बातें इसकी, कई मिथ तोड़ेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। कॉपर होता है 3d10 4s1, कॉपर +1 होता है 3d10, कॉपर +2 होता है 3d9। खूब रात धोर चमके 3d9 ये होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। ये 3d10 4s1, ये 3d10 और ये 3d9। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि बताइए तो जरा स्टेबल कौन है, तो आप कहेंगे सर स्टेबल तो ये है, स्टेबल ये है, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी की एक और बात जो मुझे कहनी थी उधर भूल गया। हाइड्रेशन एंथैल्पी देखिए मैंने उसमें समझाई थी, आपको याद है ना, जो एनर्जी लिबरेट होती है। अब अगर मान लो यहाँ पे M+ डाला, कल को आपने M+ की जगह अगर M2+ डाल दिया, तो आप मुझे बताएं ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा या कम के साथ इंटरेक्ट करेगा? ज्यादा के साथ। बताऊं क्यों? क्योंकि जब आपका चार्ज बढ़ जाता है तो आप वाटर को और ज्यादा पावरफुली अट्रैक्ट करते हैं। ऑब्वियसली किसी के पास +1 चार्ज है और किसी के पास +2 चार्ज है, तो +2 वाला बेताज बादशाह हुआ ना यार, इसमें क्या बोलने की जरूरत है। इसी तरह से अगर मैं ये पॉइंट यहां पर यूज करता हूं ना बॉस, तो कॉपर 2+ जीत जाता है। कॉपर 2+ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर 2+ का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इतना ज्यादा भी नहीं है, पर इन दोनों के मुकाबले पॉइंट टू रिमेंबर 1, पहला पॉइंट जो याद करना है, कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, परंतु कॉपर प्लस के मुकाबले ज्यादा। तो अगर आपसे कोई पूछे कॉपर से कॉपर 2+ बनना चाहेगा, कोई आसानी से बनना चाहेगा, मतलब इसका E0 क्या होगा? E0 के लिए उल्टा करना होता है, याद है ना? E0 क्या होगा? मैं कहूंगा नहीं बनना चाहेगा, पॉजिटिव होगा। सबका नेगेटिव होता है इस सीरीज में, सिर्फ कॉपर का पॉजिटिव होता है। पहला क्वेश्चन, सिर्फ कॉपर का पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि कॉपर 2+ नहीं बनना चाहता। बच्चे आंसर क्या लिखते हैं? कॉपर 2+ क्यों नहीं बनना चाहेगा? क्योंकि वो 3d9 अनस्टेबल है। गलत जवाब। आप ये नहीं लिखेंगे बोर्ड में, आप लिखेंगे, दोनों बातें लिखेंगे अगर लिखना चाहते हैं। वो 3d9 बनता अनस्टेबल है, पर मेन बात है क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। मेन बात क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। दोबारा से कॉपर के बारे में पहली कहानी, कॉपर का Cu2+ बनना अनस्टेबल होता है। क्यों? पॉजिटिव आता है, क्यों? जबकि मैं अगर ग्रुप 1 की बात करूं, ग्रुप 1 मतलब यहां पे आ जाता हूं, अगर मैं इनकी बात करूं, ये सारे एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं, बस कॉपर ही नहीं देता। मतलब सबका नेगेटिव 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 होता है, सिर्फ एक कॉपर होता है जिसका पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कॉपर का होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपसे पूछे कॉपर का नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों होता है? क्योंकि कॉपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉम्पनसेट नहीं कर पाती। मेन आंसर ये है, कॉपर 2+ अनस्टेबल है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉम्पनसेट नहीं कर पाती। परंतु अगर मैं इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी को कॉपर 1 की हाइड्रेशन एंथैल्पी से कंपेयर करूं, तो मेरे बच्चों 2+ की 1 से तो ज्यादा ही होगी, 1 से तो ज्यादा ही होगी। यस, इसीलिए अगर हम 1 को पानी में छोड़ देते हैं तो 1 भी 2+ बनना चाहता है, जिसके लिए वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और उसी का 1 मोल 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और वो डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन दिखाता है जिसमें 1 मोल उसका ऑक्सीडाइज होता है, 1 मोल रिड्यूस होता है। तो कॉपर की कहानी में क्या क्या बातें सीखी? पॉइंट 1, कॉपर 2+ नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? 3d9 की वजह से ना, कॉपर 2+ इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉम्पनसेट नहीं करती। दूसरा पॉइंट क्या रिमेंबर किया? Cu2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, जानते हैं, कॉम्पनसेट नहीं कर पाती, पर वो Cu+ से ज्यादा होती है।
तो इसका मतलब अगर पानी में Cu+ डाल दूं तो वो तो बिल्कुल ही अंधा है बेचारा, Cu+ डिस्प्रोपोर्शनेट होगा ही ताकि थोड़ी बहुत इज्जत बता सके, और वो Cu2+ बनाकर हाइड्रेशन एंथैल्पी थोड़ी बहुत ज्यादा करता है, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत ज्यादा करता है, इसलिए वो पानी के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। दो बातें मैंने बता दी जो कॉपर के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी कई बातें ध्यान रखेंगे, जैसे ये बहुत लो है, बहुत लो है तो आप समझ जाओ क्यों है बहुत लो, बहुत लो क्यों है, उल्टा देखेंगे बहुत लो क्यों है, E0 आगे दे दिया, देख रहे हैं ना, E0 आगे लिख दिया इसने, इसका मतलब बहुत लो है, लो है इसका मतलब आप समझ जाओ, मतलब नेगेटिव कहना चाहता है, नेगेटिव कहना चाहता है मतलब आप समझ जाओ कुछ स्टेबल बन रहा है, स्टेबल बन रहा है तो आपके दिमाग में आ जाएगा D0, D3, D5, D10, इनमें से कोई आंसर किसी एक में छुपा हुआ आंसर, तो जब आप स्कैंडियम बनाएंगे आपको पता लग जाएगा ये नोबल गैस बन जाता है, D0 बनाता है। इसी तरह से सबके आंसर इन्हीं चारों पॉइंटों में सारे आंसर छुपे हुए हैं भैया। आपका कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो एसआरपी का, रिडक्शन पोटेंशियल का, मैं यहां पर बैठा हूं, उसका आंसर इन चारों ऑप्शनों में से एक है। Mn+ का जानना चाहते हो D5 है, Fe3+ का जानना चाहते हो D5 है, अरे मेरी बात समझे, V3 का जानना चाहते हो T2G हाफ फिल्ड स्टेबल है, सभी का कहीं ना कहीं पर है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं 2025, ये दिल्ली के आउटसाइड दिल्ली में ये 2025 अभी पिछले साल आया कि Cr2+ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है Fe2+ से। अगर मैं बात करता हूं क्रोमियम, दोबारा मैं आपको लोगों के लिए लिख देता हूं 3d5 4s1, तो Cr2+ हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन वहां से जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से 3d4 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं Fe की, तो Fe होता है 3d6 4s2, Fe2+ होता है 3d6। अब एक बात ये है कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, 3d3 बनना चाहता है, T2G हाफ फिल्ड बनना चाहता है, भैया ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ये भी तो 3d5 बनना चाहता है, ये भी तो हाफ फिल्ड बनना चाहता है, यस, इसका मतलब दोनों ही रिड्यूसिंग है, दोनों ही आ रहे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, दोनों ही ऑक्सीडेशन है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, पर दोनों में से Cr ज्यादा प्लस करता है, क्यों यहां पर, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी बनाता है, इसी बात को ध्यान रखेंगे, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी यहां पर ज्यादा स्टेबल होती है और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, Fe के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बट वो पेयर्ड की वजह से कम होते हैं। और दूसरा इसका आंसर ये भी है, हम कहीं ना कहीं इसका दिखा सकते हैं कि क्रोमियम हम पहले से ही जानते हैं हाफ फिल्ड बहुत अच्छी तरह से बनाता है, इसके अंदर तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा है, कोई भी एसआरपी का क्वेश्चन आ जाए ना यार D0 यही आंसर होगा, मतलब यही आंसर होगा, D0, D3, D5, D10, D0 होता है नोबल गैस, D3 होता है T2G हाफ फिल्ड स्टेबल, D5 होता है आपका नॉर्मल हाफ फिल्ड स्टेबल, और D10 होता है फुली फिल्ड स्टेबल। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, पॉइंट 1। क्यों बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का बेताज बादशाह है, क्यों, क्योंकि दोबारा से Ns के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ N-1d इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो हर बार इसको फ्री फंड में सपोर्ट मिलता है Ns के इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए ये बहुत ज्यादा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन रहा है कि अगर Ns के इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है N-1d के साथ, तो ऐसा क्या हो गया, क्यों क्यों ये इतने ज्यादा ऑक्सीडेशन दिखा, क्योंकि दोनों की एनर्जी कंपेरेबल है। इसका मतलब क्या है, दोनों की एनर्जी कंपेरेबल है, मतलब दोनों की एनर्जी आसपास है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाता आता रहता है, जिससे वेरिएबिलिटी, वेरिएशन बढ़ जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं क्रोमियम के केस में, याद करो तो क्रोमियम का केस, भैया क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना ये होना चाहिए था, बट आपको पता है क्योंकि इन दोनों की एनर्जी बराबर है तो ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते रहते हैं, और ये हो जाता है ये, तो इससे वेरिएशन बढ़ गया। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 4, इसमें कितने अनपेयर्ड हो गए, 5, और ये 6 अनपेयर्ड हो गए, क्योंकि इनकी एनर्जी आपस में सेम है तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर आता जाता रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाते हैं। तो इसका मतलब इनके ज्यादा वेरिएशन दिखाने के दो कारण हो गए, एक तो Ns इलेक्ट्रॉन के साथ साथ N-1d इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करता है, और दूसरा इन दोनों की एनर्जी इतनी कंपेरेबल होती है, इतनी सिमिलर होती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करता रहता है और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाता रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में
ns और n-1d दोनों इलेक्ट्रॉन ये दांव पे लगा देते हैं। सपोज करो किसी की कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1d 3 है, तो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 3 और 2 5। वहीं पर अगर किसी का 5 हुआ तो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन 5 और 2 7 होगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन दांव पे लगा देते हैं। दूसरी बात, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन दांव पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैलेंस शेल है। याद रखिएगा बेटा, ns और n-1d की दौड़ में पहले इलेक्ट्रॉन s के पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये n है, n मतलब वैलेंस शेल, और ये एक कम है, अंदर वाला शेल। मतलब जैसे 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन पहले 4s का ही जाएगा, क्योंकि ये वैलेंस शेल है और ये एक अंदर वाला पेनल्टीमेट शेल, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले बाहर वाले शेल में से ही जाता है। तो अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बारी होती है तो दोनों इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बारी होती है तो सिर्फ ns के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ ns के। अगर ns में 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन उसका लोएस्ट होगा, +1। अगर ns में 2 है तो उसका +2 होगा, लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी के बाद अगली बारी भी बता दूं कि इनका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहां लिखा हुआ है, ये रहा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर किसके साथ होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन। पर इसमें भी बारी कौन मारता है? फ्लोरीन नहीं बाजी मारता, ऑक्सीजन मारता है। इस पे भी पता नहीं, मुझे अंदर से एक इंट्यूशन हो रही है कि यहाँ पर भी बहुत एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों के साथ ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, पर दोनों में ऑक्सीजन को ये प्रेफर करता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज प्रेफर्ड ड्यू टू मल्टीपल बॉन्डिंग। क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्डिंग करता है, ये एक बेनिफिट रहता है, फ्लोरीन नहीं करता। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे उसका हाईएस्ट फ्लोराइड क्या होता है, हाईएस्ट फ्लोराइड होता है Mn का MnF4, जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रहता है। जबकि अगर हाईएस्ट ऑक्साइड की बात कराऊं, MnO4-1, जिसमें उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। तो बड़ा क्लियरली मुझे दिख रहा है, ये क्लियर कॉल दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है D0 की। सबसे अहम पॉइंट D0, D3, D5, D10, ये कहीं पे भी देख लो तो समझ जाओ ये स्टेबल है। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट ये है कि इधर से स्कैंडियम शुरू होता है, स्कैंडियम के बाद लास्ट होता है जिंक। अगर मैं बात कहूं तो जिंक तो कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, और स्कैंडियम है ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा याद रखिएगा बीच में वेरिएशन बढ़ता है फिर घटता है। अभी भी मैंने आज के क्लास के शुरुआत में ही बता दिया था, बीच में वेरिएशन क्यों बढ़ता है, कौन मुझे बताएगा? क्योंकि बीच में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीच के एलिमेंट सबसे ज्यादा वेरिएशन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बीच में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब सबसे कम वेरिएशन कौन दिखाएगा? पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट। तो इसका मतलब जिंक कोई वेरिएशन नहीं दिखाता, सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2, नो वेरिएशन। +2 क्यों दिखाता है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये 3d10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, फुली फिल्ड बन जाता है, इसलिए और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के समर्थन में ही रहता नहीं है। अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम +2 नहीं दिखाता। मेरे बच्चों याद रख लो, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d1 4s2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये 3d1 बन जाता है। हमेशा याद रखना, d इतना बड़ा सबशेल है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा, वो भी बड़ा अनस्टेबल होता है। दूसरी बात, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये 19 बन जाता है। और आप जानते हैं एक और इलेक्ट्रॉन अगर दे दे, ये भी इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो 18 बन जाएगा। 18 होता है नोबल गैस। यस, तो ये 3d0 बनना चाहेगा। मैंने अभी भी तुम्हें बता दिया था कि 3d1 वैसे भी अनस्टेबल होगा, क्योंकि वो 3d1 3d0 के बड़ा क्लोज है, और मैं पीछे वाली स्लाइड में बता चुका हूं कि 3d0 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसका मतलब सारी बातों की एक बात, स्कैंडियम कोई वेरिएशन नहीं दिखाता। स्कैंडियम सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, सिर्फ +3 फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये रही पहली सीरीज में पहला एलिमेंट भी वेरिएशन नहीं दिखाता, आखिरी एलिमेंट भी वेरिएशन नहीं दिखाता। पहला एलिमेंट एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +3, आखिरी वाला एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2। रीजन, पहले वाले का नोबल गैस, आखिरी वाले का फुली फिल्ड डी सबशेल। दूसरी बात, इसके बावजूद ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वेरिएबल नहीं दिखाता, इसके बावजूद इसका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। ये एक अलग रीजन है बॉस, इसके साथ कंपेयर मत करो।
ट्रांजिशन एलिमेंट रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी दोनों में पार्शियली फिल्ड डी नहीं है। अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम और स्कैंडियम 3+ ये उसका ग्राउंड स्टेट है, ये उसका एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में तो वो 3D 0 है, पर याद करो ग्राउंड स्टेट में तो 3D 1 है। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाने का हकदार है, किसी एक में होना चाहिए था, इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। जबकि जिंक ना तो ग्राउंड स्टेट में ना एक्साइटेड स्टेट में, किसी में भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाने का हकदार है, क्योंकि उसके पास वैलेंस अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद बहुत अच्छी बात बता देता हूं यहां पर मैं, जैसे किसी भी ग्रुप में डी ब्लॉक में एक बड़ी अच्छी बात है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल फॉर हेवियर एलिमेंट। इसका मतलब अगर मैं इधर इस स्लाइड में आ जाता हूं, अगर मैं नीचे आऊं, ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए नीचे आऊं, जैसे मान लो ये वाला है हमारा ग्रुप 6। ग्रुप 6 क्यों है? क्योंकि ग्रुप 3 से शुरू होता है, 12 तक जाता है, 3, 4, 5, 6 ग्रुप। तो 6 ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 6। तो यहां पर कौन कौन है? क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है और टंगस्टन है। तो इनमें हेवियर एलिमेंट कौन है? हेवीएस्ट टंगस्टन है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा +6, और क्रोमियम +6 में सबसे अनस्टेबल होगा। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि हेवी ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी नीचे जाते हुए बढ़ती है, नीचे जाते हुए वो ज्यादा स्टेबल होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, नीचे जाते हुए ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, इसका मतलब ये कह सकता हूं कि क्रोमियम +6 अनस्टेबल है, बिल्कुल। इसका मतलब क्रोमियम का कोई भी कंपाउंड ले लूं, जैसे CrO3, मोलिब्डेनम का +3 में मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, टंगस्टन का WO3, तो इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन होगा? टंगस्टन। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? टंगस्टन सबसे ज्यादा स्टेबल, Cr सबसे अनस्टेबल। इसका मतलब Cr के जो +6 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जैसे K2Cr2O7, ये भी +6 वाला है, ये भी +6 वाला है, इनमें क्रोमियम +6 में स्टेबल ज्यादा नहीं है। क्रोमियम चाहता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करे, लोअर ओएस। और आप सब जानते हैं जब भी मैं लोअर ओएस की बात कर दूं ना, तो यहां पर +6 है। हमारे स्टेबल कौन कौन से हैं? एक बार गिना दो तो जरा। D0, D3 अब तक तो याद हो जाना चाहिए लाला, D5 या D10 ये है। तो D6 से कम करने के लिए एक तो ये है, एक तो ये है और एक ये है, पर ये प्रेफर करता है, क्रोमियम हमेशा ये प्रेफर करता है, पीछे भी बता चुका हूं, क्रोमियम D3 बनना चाहता है, Cr2+ बनना चाहता है, Cr3+ बनना चाहता है, T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से। तो इसीलिए क्रोमियम के ये कंपाउंड्स बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि +6 से बनना चाहते हैं +3, अपना लोअर कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 3, क्योंकि +6 से +3 बनना चाहते हैं। +6 अनस्टेबल है, +3 T2G हाफ फील्ड स्टेबल है, इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं और अपना रिडक्शन करते हैं, और इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इसी चैप्टर के बाद वाले सेगमेंट में इस बात को हम डील करेंगे। उसके बाद ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाते हैं भैया। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है ना इलेक्ट्रॉन लिया ना दिया। क्यों? किसके साथ? ये देखियो, कार्बोनाइल के साथ। इसे कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। मतलब पहले कार्बोनाइल इलेक्ट्रॉन देता है सिग्मा, फिर ये इलेक्ट्रॉन देता है पाई बनाता है, तो एक हाथ से दिया इलेक्ट्रॉन, एक हाथ से लिया, नेट इफेक्ट 0। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ कार्बोनाइल के साथ, या कोई भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बोनाइल के साथ 0 होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान दोनों होते हैं। इसके अलावा ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को भी नहीं भूल सकते हम लोग, क्या कि +2 +3 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक होते हैं, पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट होते हैं। ये बहुत अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है, फजान्स रूल याद कर लेना बस। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं यार, मान लीजिए Mn है, Mn दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, एक +2 एक +7। यार +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देना, +7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन देना। अब आप मेरी बात को समझिए, कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? याद करिए, जब आपने 10th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी थी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने ये कसम खाई थी कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है,
+4 -4 दोनों दिखा सकता है, परंतु 4 इलेक्ट्रॉन लेने और देने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ना वो लेता है ना वो देता है, वो शेयरिंग करता है। तो भैया जब +4 में उसकी ऐसी तैसी हो गई तो +7 में तो इसकी ऐसी तैसी हो ही रही है भैया। इसका मतलब भैया Mn 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता रहेगा, +2 दे देगा आयोनिक, +3 दे देगा आयनिक, +4 से मामला चलने लग गया, चरमराने लग गया। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई देता नहीं है, वो शेयरिंग करता है, और शेयरिंग का मतलब ही आप जानते हैं कोवैलेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। कलर, मेरे बच्चों एक कलर दिखाता है, सब जानते हैं डी ब्लॉक दो हिस्सों में टूटा होता है, एक T2G और एक EG। बिल्कुल सही जवाब। मान लीजिए आपके पास T2G में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और आप उसे हीट दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन EG में चला जाएगा। बिल्कुल। अब जैसे आपने उसे गर्म करना बंद कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। बिल्कुल, T2G में वापस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पहले गया इलेक्ट्रॉन, उसने एनर्जी एब्सॉर्ब करी, फिर आया तो एनर्जी लिबरेट करेगा। जी हाँ, एनर्जी छोड़ेगा, लिबरेट करेगा, और जो ये एनर्जी छोड़ेगा Hc/λ, उसकी एक वेवलेंथ भी होगी। बिल्कुल, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, एनर्जी चाहे वो लेगा चाहे वो देगा, वो पैकेट्स में होगा, वो फोटॉन्स में होगा। तो जब ये एनर्जी छोड़ेगा वो भी पैकेट में छोड़ेगा, और हर पैकेट की एक वेवलेंथ होती है। अगर ये वेवलेंथ विजिबल रेंज के अंदर आ जाती है तो वो कलर दिखाता है। तो मोटा मोटी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास कलर दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉस, ये होना चाहिए। क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप हीट देंगे तो वो T2G से EG में जाएगा, और फिर वापस EG से T2G में जब जाएगा तो एनर्जी लिबरेट करेगा, और उसकी वेवलेंथ का कलर वो शो करेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन T2G से EG गया, फिर वापस EG से T2G आया, तो D से D में गया और फिर D से D में गया। इसे कहते हैं डी ट्रांजिशन। तो बेटा कलर डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। तो यहां पर बच्चों हमने दो बातें सीखी, फटाफट से दो बातें बताओ। कलर कौन होगा, कौन सा आयन कलर्ड होगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंडीशन है कलर दिखाने की। ठीक है, कलर क्यों दिखाता है? क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन शो करता है। दो बातें हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डी ट्रांजिशन करेगा और वो कलर दिखाएगा। दो बातें हैं। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे Cu2+ और Zn2+, भैया इनमें कलर्ड कौन है, तो आप कहेंगे Zn2+ का बॉस मतलब है 3d10, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। सर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगा। सर डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं होगा। सर कॉपर जो होता है वो 3d9 होता है। अरे तेरी, यहाँ पे सर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये डी ट्रांजिशन दिखाएगा। डी ट्रांजिशन दिखाएगा, इसका मतलब ये होगा कलर्ड और ये होगा कलरलेस। बच्चों एक और बात ध्यान रखना, जब मैं कलरलेस कहता हूं तो कलरलेस का मतलब व्हाइट होता है यहाँ पर। तो जिंक सॉल्ट्स आर कलरलेस सॉल्ट्स, मतलब व्हाइट सॉल्ट्स। यहाँ पर एक एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को याद करवा रखी है, एक KMnO4 और एक K2Cr2O7। अभी भी ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये नहीं पता कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और K2Cr2O7 में +6 है। इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है डी में अनपेयर्ड, इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब आप Mn निकालते हैं, आप जानते हैं Mn की कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 है, और Mn +7 क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसमें से 2, इसमें से 5, तो वो 3d0 रह जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास अनपेयर्ड। तो आप समझ गए, ये तो सर डी ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा, फिर तो ये कलरलेस होगा। नहीं, ये दो एक्सेप्शन है, ये दो एक्सेप्शन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कलर दिखाते हैं। इसका रीजन ये याद कर लीजिएगा जो मैं नीचे बना रहा हूं, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। पिछले से पिछले साल के सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। KMnO4 K2Cr2O7 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कलर दिखाते हैं। क्यों? डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं दिखाते, वो दिखाते हैं किसकी वजह से? LMCT। आप LMCT नहीं लिखेंगे, आप अवॉइड करेंगे किसी भी तरह का शॉर्टकट लिखना, जैसे BDC बेंजीन डाइओजिनियम क्लोराइड। नो, आप लिखेंगे पूरा नाम, बेंजीन डाइओजिनियम क्लोराइड पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे सभी।
तो आप पूरा पूरा नाम लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अवॉइड करेंगे किसी भी तरह के शॉर्टकट में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टोटल होती है दो तरह की। अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो डायमैग्नेटिक। अभी मैं एक चीज देख रहा था, एक फैंसी क्वेश्चन। क्या होता है ना, ज्यादातर 90% यही पूछते हैं कि बताओ पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। आप देख लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो उसने ये नहीं पूछा कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक, समझ रहे मेरी बात। उसने कहानी में ट्विस्ट लिया है। वो कह रहा है बताओ कौन सा वीकली अट्रैक्टेड फील करेगा मैग्नेटिक फील्ड से। इसका मतलब भाई हम लोगों को साइंस के स्टूडेंट्स है, पैरामैग्नेटिक कौन होता है जो वीकली अट्रैक्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और डायमैग्नेटिक कौन होता है जो वीकली रिपेल किया जाता है। इसका मतलब इन अदर वे क्वेश्चन को पूछने का नया तरीका, दे आर नॉट आस्किंग विच वन इज पैरामैग्नेटिक और विच वन इज डायमैग्नेटिक, दे आर आस्किंग विच वन इज वीकली अट्रैक्टेड और विच वन इज वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द other way of asking the same question, so please be prepared of such kind of question कि आप लोग इस तरह से चीजों को अच्छी तरह से पढ़े समझे। चीजें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली यार, आप समझो तो एक बार चीजों को, इतना मजेदार है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में, मजा ही अलग है भाई। इसके बाद जो अगर ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म हो जाता है, जिसमें ज्यादा ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो फेरोमैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो अंतर कितना होता है कि जैसे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक तो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक तो भैया रहमान डकैत है, समझ लो। ये अपनी खुद की परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड लेके चलता है भाई, इसको किसी की जरूरत नहीं है। इसका खौफ अपने आप में बहुत है। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दिखाने के लिए आपको दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्शन या रिपल्शन करेंगे, बट जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, मतलब पैरामैग्नेटिज्म का एडवांस्ड वर्जन फेरोमैग्नेट, डी ब्लॉक में कई फेरोमैग्नेट्स बैठे हुए हैं, जैसे लोहा, आयरन इज अ फेरोमैग्नेट एटम। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। दे डू नॉट नीड अनदर्स मैग्नेटिक फील्ड टू शो देयर अट्रैक्शन और रिपल्शन। And why d block elements are ferromagnetic? Because of the presence of large number of unpaired electrons, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेफ्ट टू राइट पहले जाते हुए बढ़ती है फिर घटती है, आप जानते हैं। इसका मतलब मिडल एलिमेंट्स का मैग्नेटिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता होगा, क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने का ये फार्मूला रूट Nn+2 बोहर मैग्नेटॉन आप लोगों के सामने है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स बनाता है, यस भैया, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अगला चैप्टर है ना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे बनाता है डी ब्लॉक। सारे डी ब्लॉक ही तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मेटल कौन होते हैं? डी ब्लॉक ही तो होते हैं। क्यों? 3 कारण, सिंपल, याद करो खत्म करो, पेपर में यही आएगा। स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, और इसके पास होते हैं पार्शियली फिल्ड मतलब अगर आधे अधूरे भरे होते हैं तो आधे अधूरे खाली होंगे। आधे अधूरे खाली होंगे तभी तो वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेंगे। तो इनके पास ये 3 कारण है, याद करो और जाओ। बेहतरीन। क्यों कॉम्प्लेक्स बनाता है? स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, और उनके बाद पार्शियली फिल्ड डी होता है। पार्शियली फिल्ड डी लिखना या वैकेंट इक्विवेलेंट एनर्जी लिखना सब एक बात है, पर मैं आपको कहूंगा पार्शियली फिल्ड डी सबशेल लिखना ज्यादा अच्छा वर्ड है। मुझे ध्यान नहीं है मैंने उधर क्यों नहीं लिखा, पर ये जरूर लिखेगा पार्शियली फिल्ड डी सबशेल। इसका मतलब आधे अधूरे डी भरे हुए हैं। अरे आधे अधूरे डी भरे हुए हैं बच्चे, तभी तो आधे अधूरे डी खाली है। आधे अधूरे डी खाली हैं तभी तो वो बॉन्डिंग कर पा रहे हैं। मेरी बात को समझिए। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने में सुपर हिट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? ये जो बीच में खाली जगह रह जाती है ना, इन खाली जगहों में ये भर जाते हैं छोटे छोटे नॉन मेटल्स। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अलॉय भी बता देता हूँ उसके बाद। अलॉय, अलॉय का मतलब भी यही है कि दो अलग अलग मेटल्स को मिक्स करना। जैसे ब्रास में कॉपर जिंक को मिक्स करना, ब्रॉन्ज में कॉपर टिन को मिक्स करना। पर अलॉइंग में और इंटरस्टिशियल कंपाउंड में, दोनों में ही इंसान क्यों बनाता है? कि बेनिफिट्स मिलते हैं। आप लोगों को ये बेनिफिट्स लर्न करने हैं। स्टार, क्यों? क्योंकि दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। एग्जाम में पूछे जाएंगे क्या अलॉय फॉर्मेशन में इंटरस्टिशियल कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। भैया मैंने स्टार डाल दी है, और मेरे हिसाब से डबल स्टार डाल देता हूँ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग रहती है। क्या फायदे होती हैं? फायदे क्या होते हैं? ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं प्योर मेटल से।
हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, रेजिस्टिव टुवर्ड्स कोरोजन, रेजिस्टिव टुवर्ड्स कोरोजन। एलॉय में भी यही तीन याद कर लेना, एलॉय भी हार्ड होते हैं, एलॉय का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, एलॉय भी रेजिस्टिव टुवर्ड्स कोरोजन होते हैं, ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल, मोर ड्यूरेबल, वेदर दे आर एलॉयज और इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये 4 पॉइंट इन दोनों में सेम रहेंगे। एलॉय फॉर्मेशन में भी यही पूछेगा क्या फायदा है, हम एलॉय क्यों बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में भी यही पूछेगा क्या फायदा है और हम ये क्यों बनाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। हर जगह कैटलिस्ट में छाए हुए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, क्यों? 3 कारण। पहला, उनका स्मॉल साइज लार्ज सरफेस एरिया, स्मॉल साइज लार्ज सरफेस एरिया। दूसरा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं। ये तीसरा पॉइंट बना देना, ठीक है ना। वेरिएबल वेरिएंसीज दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। और तीसरा पॉइंट आ गया अनस्टेबल इंटरमीडिएट। पहला स्मॉल साइज लार्ज सरफेस एरिया। छाप दो, कैटलिस्ट आने वाला है। पेपर में एक नया सैंपल पेपर का क्वेश्चन देख रहा था मैं कि 3-4 प्रॉपर्टी दे दी और कह रहा है कि इन 4 प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है डी ब्लॉक के अच्छे कैटलिस्ट दिखाने के लिए। तो 3 प्रॉपर्टी में से देख लेना, कोई एक प्रॉपर्टी आ रही है तो बात खत्म। पहला, स्मॉल साइज लार्ज सरफेस एरिया, दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स। इसके साथ ही हम आ जाते हैं कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक के कंपाउंड्स पढ़ने में आ जाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट है पहला कंपाउंड, K2Cr2O7। मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, मेरी जिंदगी कट गई आप लोगों को ये याद कराते कराते। इसमें मेन बात क्या है, यूज कहाँ होता है लाला जी? पोटेशियम एलम बनाने में, एलम मतलब फिटकरी बनाने में, और लेदर की टैनिंग इंडस्ट्री में। ये है आज का पिक ऑफ द डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां से बनता है? क्रोमाइट ओर से बनता है। क्रोमाइट ओर क्या है? मिक्स्ड ओर है, दोनों ओर का मिक्स है। 3 स्टेप लर्न कर लीजिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप है। और इसके बाद आप लोगों को ये याद दिला दूं कि हमने Na2Cr2O7 को K2Cr2O7 में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है ना। मतलब Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट अच्छा सॉल्ट नहीं माना जाता क्योंकि ये डेलिसिक्वेंट होता है। डेलिसिक्वेंट मतलब वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से अपनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करता रहता है। इसीलिए इसको हम लोग टाइट्रेशन में, जैसे टाइट्रेशन में प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं ना, इन टाइट्रेशन यूज नहीं करते, सोडियम को यूज नहीं करते। यहां से भी एक डबल स्टार टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है कि हम इसका इस्तेमाल टाइट्रेशन में क्यों नहीं करते, क्योंकि डेलिस्क्वेंट होता है। डेलिस्क्वेंट मतलब जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्बिंग, वाटर एब्जॉर्बिंग होता है ये, और अपनी कॉन्सेंट्रेशन बदलता रहता है। जबकि K2Cr2O7 में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ये डेलिसिक्वेंट नहीं है। इनकी शेप याद कर लेना। इसमें कितने CRO बॉन्ड है? 4 CRO बॉन्ड इक्वल है। इसमें कितने CRO बॉन्ड इक्वल है? 6 CRO बॉन्ड इक्वल है। इसमें बस ये वाला जो ब्रिज वाला बॉन्ड है ये इक्वल नहीं है, बाकी सब बॉन्ड इक्वल है और कारण रेजोनेंस। इसको हीट करते हैं तो क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट बनता है और उसके साथ Cr2O3 निकलता है, परंतु लिबरेशन होती है ऑक्सीजन गैस की, ये आप लर्न कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि डाइक्रोमेट और क्रोमेट, क्रोमेट में एसिड डालते हैं तो डाइक्रोमेट बनता है, और डाइक्रोमेट में बेस डालते हैं तो क्रोमेट बनता है। दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है, और यही कारण है कि डाइक्रोमेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता बेसिक मीडियम में। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में वो डाइक्रोमेट चेंज हो जाता है क्रोमेट में, और ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आता ही नहीं है, तो कैसे करेगा? तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं, इस बात को आपको ध्यान करना पड़ेगा। और pH 4 पे ये एकदम इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। इसके अलावा इसका कलर, और इसका कलर होता है येलो, क्रोमेट का, डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। इसका मतलब अगर एक सॉल्यूशन है और उसमें ऑरेंज कलर है तो इसका मतलब मीडियम एसिडिक होगा, उसका कलर डाइक्रोमेट होगा। अगर उसका येलो कलर है तो उसका मीडियम बेसिक होगा, एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन और बेसिक दोनों एक ही होते हैं, और उसमें क्रोमेट होगा। ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बॉस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बहुत तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और यहीं से मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने के आ रहा है, वो है इसका +6 से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कहाँ हो रहा है, +3। मतलब एक क्रोमियम के लिए n फैक्टर 3 है, 2 क्रोमियम के लिए n फैक्टर 6 है। यहां से इसका इक्विवेलेंट मास, ध्यान से आप लोग समझ जाइए, इक्विवेलेंट मास का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं एक क्रोमियम का, तो क्रोमियम का मास डिवाइडेड बाय 3, और 2 क्रोमियम का निकाल रहे हैं तो इक्विवेलेंट मास क्या निकलेगा, क्रोमियम का मास डिवाइडेड बाय 6। तो n फैक्टर याद रखिएगा, एक क्रोमियम के लिए 3 है, 2 क्रोमियम के लिए 6 है, और उनके इक्विवेलेंट मास का रेशो 1:2 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये एमसीक्यू में आ सकता है। इसके अलावा आप सभी को पता है यार, आयोडाइड कन्वर्ट होता है आयोडीन में, S2- कन्वर्ट होता है S में, SN2+ कन्वर्ट होता है SN4+ में, Fe2+ कन्वर्ट होता है Fe3+ में। ये सभी रिएक्शंस आप लोगों को बहुत बार करवाया हुआ है, ये आप लोग ध्यान करेंगे। ये सिर्फ याद रखिएगा एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं, नो वर्क इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में काम नहीं करते, एज दे कन्वर्ट्स टू क्रोमेट, ये क्रोमेट में कन्वर्ट होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है, हैव सेम OS, so no change in OS means no oxidizing property, no oxidizing agent। इसके अलावा पोटेशियम मैग्नेट हमारा दूसरा कंपाउंड है। कैसे बनता है, कहां से बनता है, पाइरुलुसाइट डाइऑक्साइड से। एक सिंपल और है, इसका फार्मूला MnO2 है। 2 स्टेप होते हैं इधर बनने में, लर्न कर लीजिए। ये आप लोगों की एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लेके आया हूं, और वो क्या कह रही है लाइन, कि कमर्शियली कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको, कमर्शियली Mn2+ आयन से MnO4 कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो commercially it is prepared by alkaline fusion of MnO2 followed by the electrolytic oxidation of manganate +6 in the laboratory manganese 2 ion is oxidized by इतना। तो आप लोग इस बात को ध्यान कर लेंगे, इस लाइन को पढ़ लेंगे, बहुत कुछ इतना कुछ वो नहीं है, बट क्या है ना, मुझे लग रहा है कि इस लाइन के साथ कोई क्वेश्चन आ ना जाए। हम लोग इतनी मेहनत करके बैठे और पता चले यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम फंस जाएंगे। तो प्लीज इस लाइन को डबल स्टार मैंने इसीलिए दे दिया, ताकि जब आप बाद में इसको पढ़े तो आप जरूर उसको अच्छी तरह से देखें। इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, तो भैया प्रॉपर्टीज में ये दोनों स्ट्रक्चर, जैसे उधर भी टेट्राहेड्रल थे, इधर भी टेट्राहेड्रल है दोनों का स्ट्रक्चर, उधर भी सारे बॉन्ड्स इक्वल थे, इधर भी सारे बॉन्ड्स इक्वल है, उधर भी रेजोनेंस था, इधर भी रेजोनेंस है। उधर हीट करा था तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही थी, यहाँ हीट करेंगे तो भी ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। ये रिएक्शन प्लीज लर्न कर लीजिएगा। हम लोग इतनी रिएक्शन लर्न करके जाते हैं, लास्ट में क्या रिएक्शन दे देता है, K2MnO4 हीट, और हम एक दूसरे की शक्ल दागते हैं। लास्ट में दे देता है K2Cr2O7 और हीट लिख देता है, या एरो के ऊपर ट्राइंगल बना देता है, और हम शक्ल देखते हैं, यार क्या क्या याद करके गए थे और ये आ गया, ये तो याद ही नहीं आ रहा। तो दोनों में ही ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है मेन, ठीक है, दोनों में ही। इसमें K2MnO4 बनता है, उसमें K2Cr O4 बनता है, उनके छोटे भाई, इसका छोटा भाई ये, इसका छोटा भाई ये। इसके अलावा इसमें MnO2 निकलता है, यहाँ पे गलती से MnO4 लिख दिया, MnO2 निकलता है, और वहां Cr2O3, मतलब वहां उसका ऑक्साइड, यहाँ इसका ऑक्साइड। भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या कहा है सुनाई दिया आपने। इतनी रिएक्शन करके गए, पता चले हीट वाली रिएक्शन नहीं करके गए, सर वही आ गई। अरे भैया ये ध्यान कर लेना भैया, कहीं फंस जाओ पता चले। इसके बाद वही सारी रिएक्शन जो हमने कर रखी है, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दोबारा से एनसीईआरटी की एक डबल स्टार लाइन चुन के लाए हैं, कि MnO4 ये है बेसिक मीडियम में, या फिर न्यूट्रल मीडियम में, या फिर अल्कलाइन में, वो क्या बनता है, MnO4 बनता है MnO2, और यहां पर क्या बनता है, Mn2+। एसिडिक मीडियम में ये होता है। क्या अंतर होता है, यहाँ पर इसका एन फैक्टर होता है +7 से चेंज होता है +4, तो एन फैक्टर यहां पर हो जाता है 3,
ध्यान रखिएगा 3 हो जाता है। ठीक है, यहां पर ये दे रखा है एन फैक्टर 3 और इसका एन फैक्टर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, +7 से यहाँ +2 होता है, इसका एन फैक्टर होता है यहाँ 5। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट मास निकलेगा उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 3। इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 5। ये नए तरह के क्वेश्चन है, हम इस फिराक में रहते हैं कि नए तरह के क्वेश्चन बने, नए तरह के क्वेश्चन हम लोगों को आए, तो ये याद रखना नए तरह के क्वेश्चन में ये है। बाकी ये तो सब जानते ही है, दुनिया बाहर जानती है I-I2 में कन्वर्ट होगा, ये सब रिएक्शन तो मैंने कई बार आप लोगों को बता रखी है। बस एक बात याद रखना, I-I2 में होती है एसिडिक में, और IO3- में होती है बेसिक में, और बेसिक को ही हम लोग फेंटली एल्कलाइन भी बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक होता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आप वोल्टेज भी याद रख लेना, दोनों की ऊपर लिख रहा हूं ये वोल्टेज, ये भी ध्यान रख लेना। नीचे वाले की वोल्टेज कम प्लस है, कम प्लस याद रखना। ठीक है, ऊपर वाले की ज्यादा प्लस है, ज्यादा प्लस समझ लो, ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस, नीचे वाला बल्कि स्पॉन्टेनियस है। तो एसिडिक मीडियम वाला ज्यादा आसानी से हो रहा है, यहां से ये भी एक बहुत अच्छी बात निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा ये दो रिएक्शन भी मैं डबल स्टार लगा देता हूं, मुझे इसके चांस लग रहे हैं, तो क्यों ना एक काम ही कर दूं, दिल जब बोल ही रहा है 2026, इस पे लिख ही देता हूं मैं इस रिएक्शन के चांस। मतलब हम लोग इतनी रिएक्शन करके जाते हैं, वो पता क्या देता है, ध्यान से देखना, MnO4- प्लस हमें पता I- दे देगा तो I2 बना देगा, Sn2+ दे दूंगा तो Sn4+ बना देगा, Fe2+ बना दूंगा तो Fe3+ बना देगा। ठीक है, S2- दूंगा तो S बना देगा, SO3 दूंगा तो SO4 बना देगा, ये सब हमें पता है। बट अगर इसके साथ Mn2+ दे दिया तो क्या होगा भैया, सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, ये क्या है भैया, नया कुछ आ गया मार्केट में, तो ये क्या बना देगा, तो ये इसको MnO2 में कन्वर्ट करता है। तो एक पथ दो काम, क्यों? क्योंकि इसको इसने 2+ से 4+ में कन्वर्ट किया है, इसने इसको इसमें कन्वर्ट करा, और खुद भी वो उसी में ही हुआ है, तो कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। ब्यूटीफुल रिएक्शन, वो उसमें कन्वर्ट करवाएगा और खुद भी उसमें, क्योंकि बेसिक में तो देखो ये उसमें ही कन्वर्ट होता है, और वो इसको भी उसी में ही कन्वर्ट करवा देगा। तो यहाँ पर ये हुआ रिडक्शन और ये हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये डिस्प्रोपोर्शनिएशन रिएक्शन का उल्टा हो गया जनाब, रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनिएशन, ध्यान रखना, बहुत अच्छा है। बाकी आप लोगों को ये भी पता है कि टाइट्रेशन में हम लोग इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो Cl- को ऑक्सीडाइज कर देता है Cl2 में। टाइट्रेशन में कौन सा एसिड इस्तेमाल करते हैं, कौन बताएगा मुझे? H2SO4। क्यों यूज करते हैं H2SO4? HCl क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर लूंगा तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl- को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। जी जनाब, बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने कुछ रिएक्शन लिखी है इधर, वही जो बार बार यूज होती है, प्लीज आखिरी दम तक, मरते दम तक इनको याद करते हुए चलना। इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ यूजेस, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का मेन यूज क्या था, याद करिए, कोई मुझे बताएगा? अभी बताया था, टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर के टैनिंग में कालेपन को दूर करना, इसका मेन काम क्या है? एक तो लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है, ये बेयर्स रिएजेंट में इस्तेमाल होता है। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो यूज हैं KMnO4 के। इसके अलावा आ जाते हैं हम अपने दूसरे टास्क ऑफ द डे में, जो है लेंथेनाइट। देखो आप समझो मेरी बात को, मैंने तब से पानी नहीं पिया, मुझे इतनी प्यास लग रही है, मेरे सामने पानी है, इतनी तेज कराने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी हम वो डबल क्लास नहीं ले पाए, क्योंकि हर चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार, कहां से मिस करोगे? मैंने आज ठाना था कि डबल क्लास लूंगा, पर जल्दी, इतनी जल्दी करा रहा हूं, फिर भी डी ब्लॉक को मैं 1 घंटे में खत्म नहीं करवा पा रहा। तो आप समझो कैसे, क्योंकि इतने सारे टॉपिक, मतलब उतने सारे टॉपिक को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रखे हैं। बस इस नोट्स में मैंने क्या रखा है, मेन एकदम, कि आप आखिरी में ये पढ़ो, और किसी ने अगर डी ब्लॉक नहीं पढ़ा तो सिर्फ ये स्लाइड्स वाले पेज पढ़ के उसकी जीवन पार है, नैया पार हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो इनको कराने में भी इतना टाइम लग रहा है, तो बेटा आप लोग किस वहम में बैठे हुए हैं
कि बैठ गए और कर लेंगे, नहीं होगा भाई। इनको मैंने पढ़ाया है, इनको याद करो, रात भर बैठकर याद करो। आज रात का टारगेट है, भूल नहीं गए हो तो बता दूं, 10th चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये हम लोग बहुत बार करा चुके हैं, ये आप लोगों को खुद से करना है। कल मैं ऑनलाइन क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करवाऊंगा, बट मेक श्योर उससे पहले आप खुद कर चुके हैं। और कल सुबह उठकर भूल मत जाइएगा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन और अल्कोहल ये भी करने हैं। तो कल है हम लोगों का वेडनेसडे, हम लोग ऑलरेडी एक दिन पीछे चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास रात को होती है इसलिए। तो कल तक ये सब फिनिश हो जाना चाहिए। इसके बाद सिर्फ एक चीज रह जाएगी, और वो रह जाएगी हम लोगों की 8th और 9th चैप्टर। आप कोशिश करेंगे 9 चैप्टर भी अमाइंस आराम से कर लेंगे, तो मैं बस आप लोगों के लिए बस एक चैप्टर रह जाएगा और वो हम लोग करेंगे डिस्कस, ठीक है। 8th एल्डिहाइड कीटोन। कल ऑनलाइन क्लास, कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे को इसकी ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक है। थर्सडे को मैं सोच रहा हूं, थर्सडे को इन तीनों की एक कॉमन क्लास कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि फ्राइडे वाली क्लास में हम एल्डिहाइड कीटोन को टेकअप कर पाए। आप देख रहे हैं टाइम बिल्कुल नहीं है, प्लीज पढ़ने लग जाओ। मेक श्योर करो कि कल वेडनेसडे की रात तक आप लोगों के ये चैप्टर हो जाए, वेडनेसडे की रात तक ये चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। लैंथेनाइड्स में आ जाते हैं। लैंथेनाइड्स में क्या है, मेन लैंथेनाइड में मेन है कि लैंथेनाइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उनका ग्रुप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। परंतु दो ऐसे लैंथेनॉइड हैं, जो एक तो सीरियम है जो +4 दिखाता है नोबल गैस की वजह से, ठीक है ना, और दो ऐसे हैं, एक यटरबियम और एक यूरोपियम, जो +2 दिखाते हैं अपनी हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से। तो याद करेंगे, सारे सारे लैंथेनाइड कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +3, +2, +4 भी दिखाया जाता है। +4 दिखाता है सीरियम, +2 दिखाता है यूरोपियम और यटरबियम। ये +4 से इलेक्ट्रॉन गेन कर कर +3 जाता है, जिसका मतलब अपना दिखा रहा है रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जबकि ये वाले दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर कर +3 बनाते हैं, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। यहां से भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पहले ही बता चुका हूं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक बार देख लीजिएगा। यूजेस उसका मेन है मिश मेटल बनाना। मिश मेटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मिश मेटल कहां पे यूज होता है, मिश मेटल लाइटर बनाने में, टॉर्च बनाने में, इन सब काम में आता है। कंपैरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसके ऊपर भी मुझे 2026 लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में कंपैरिजन अगर मैं बात करूं, तो लैंथेनाइड में 4F भरता है, एक्टिनाइड में 5F भरता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव में लैंथेनाइड में बस एक ही प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव है, लैंथेनाइड में 14 एलिमेंट में से बस प्रोमेथियम है, बाकी 13 के 13 नॉन रेडियो एक्टिव है। एक्टिनाइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो लैंथेनाइड +3 दिखाते हैं, हालांकि +2 और +4 भी कोई दिखाता है, मैंने पीछे बोला। बट एक्टिनाइड बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें स्मॉल एनर्जी गैप होता है। वही वाली बात, जो एनर्जी गैप होता है इन तीनों के बीच में बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन इनमें उछलते कूदते रहते हैं, वेरिएशन शो करते रहते हैं, इसलिए अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अगर रिएक्टिविटी की बात बताऊं तो रिएक्टिविटी में बॉस लैंथेनाइड तो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, एक्टिनाइड तो तगड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तगड़े रिएक्टिव होते हैं, तो ध्यान रखना ये भी एक है। बाइंडिंग एनर्जी में भी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और पुअर होती है, पेपर में आती है, ज्यादा है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 5F के इलेक्ट्रॉन पुअरर शील्डिंग करते हैं 4F से, ठीक है। अगर बेसिक कैरेक्टर की बताया जाए तो एक्टिनाइड के ही ज्यादा बेसिक है, तो हर बाजी में एक्टिनाइड बाजी मार रहे हैं, नो डाउट एक्टिनाइड ही क्लियर कट विनर है। तो इनमें कंपैरिजन में आ जाए, अगर दोनों के सिमिलैरिटी में आ जाए तो दोनों एफ ब्लॉक है। सिमिलैरिटी में क्या लिख सकते हैं आप, सिमिलैरिटी में लिख सकते हैं बोथ आर एफ ब्लॉक, दोनों ही एफ ब्लॉक है, और दोनों ही एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहलाते हैं, दोनों ही इनर ट्रांजिशन है, दोनों ही ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, दोनों में ही एफ के इलेक्ट्रॉन फील्ड हो रहे हैं, दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मैंने 4 सिमिलैरिटीज भी लिख दी,
ठीक है, डिफरेंस भी लिख दिया, सिमिलैरिटी भी लिख दी, 2026 भी लिख दिया यार, और क्या चाहिए? इसका मतलब इस स्लाइड को तो याद ही कर लेना यार। एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का कहां कहां यूज है, आखिरी में जाते जाते ये एनसीईआरटी का हमने उठाया है, वो जरूर लर्न कर लेना कहां कहां यूज है। मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटा आप लोगों को क्या करना चाहिए इसमें। एक तो आप TiO को कर लेना, जो पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। MnO2 ड्राई बैटरी में यूज किया जाता है। बैटरी में आप लोगों को निकैड बैटरी और जिंक का यूज किया जाता है। सिल्वर यूके कॉइन्स में इस्तेमाल किया जाता है। यूके कॉइन्स में सिल्वर का, कॉपर निकल का एलॉय इस्तेमाल किया जाता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड वाला याद कर लेना, ये बहुत अच्छा कैटलिस्ट है। इसके अलावा ये TiCl4 और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनाता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीथीन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉलीथीन बनाने में। इसके अलावा हेबर्स प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में एजीबीआर याद करो, 10th में ही कर लिया था तुमने, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, लाइट सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ये यूजेस एक बार 5-7 मिनट लग रहे हैं, एक बार पढ़ लेना है, रटना थोड़ी है तुम्हें, पढ़ लेना है कि हाँ भाई कोई MCQ अगर आ जाए तो जहन में उसको फंसा लोगे तुम। वो कितनी क्रिस्प क्लास लिया आज मैंने, एकदम सुपर। मेरी फास्ट स्पीड भाई, इससे ज्यादा मेरी फास्ट स्पीड नहीं है, टेस्ट करो। आप भी थोड़ा फास्ट स्पीड दिखाओ, आप भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने में मन लगाइए। ठीक है, तो ध्यान करना है आप लोगों को भी। आज के लिए क्लास को यहीं पे बंद करता हूं।